दोस्तों जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हम जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। मैं माफी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से मैं सेशंस नहीं ले पाया क्योंकि फैमिली का कुछ इशू था, इस वजह से मैं नहीं ला पाया। सो आज का वीडियो यहीं से हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, पेपर असल में जूनियर असिस्टेंट का हुआ है साल 2019 में 19 अप्रैल को। तो उसी के आज के हम कंप्यूटर के सेक्शंस, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो आज हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द डेसिमल 23 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी सिस्टम एज। देखो 23 को आप बाइनरी सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो यार, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको बाइनरी के बारे में। बाइनरी और हेक्साडेसिमल ये चीजें क्या होती हैं। ये असल में हमारे जो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, जो हमारे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम होता है, उसका पार्ट है। असल में हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नंबर्स को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है। हम कंप्यूटर मेमोरी में एक डिफाइंड नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम से डिनोट करते हैं, इसलिए ये नंबर सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो इसकी टाइप्स कितनी होती है। देखो यार, इसकी टाइप्स क्या क्या होती है। एक होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है दोस्तों, इसकी बेस 2 होती है। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। इसको हम बोलते हैं बेस 2 सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम को हम बोलते हैं बेस 2 सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास 0 एंड 1 है। अगर ये दो नंबर मेरे पास है तो इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ बिट। मतलब बिट की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1, ठीक है, ये होती है बिट की वैल्यू। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी बिट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो ये जो बेस वैल्यू 2 होती है, बस यही दो नंबर होते हैं जिनकी दो बेस वैल्यू रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे 0, 1 है ना, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, तो इसकी बेस 2, तो ये है हमारा बाइनरी नंबर। ओके, आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आगे आगे मैं आपको और जो है वो एक्सप्लेन फर्दर करूंगा। अब ये जो 2 है ना, ये 2 क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ये 2 बेस ऑफ बाइनरी नंबर डिफाइन करता है। बेस ऑफ बाइनरी नंबर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बाइनरी नंबर पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा क्या होता है आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम जो है वो इसमें असल में बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 10 नंबर्स। इसमें 10 नंबर होते हैं, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। इसको ये हमारे पास, इसमें हमारे नंबर जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 10 नंबर्स। इसमें हमारे 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, मतलब जो हमारे डे टू डे नंबर हम यूज करते हैं उनकी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ तो मैं आपको बताऊं तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 10 होती है। बेस वैल्यू इसकी 10 होती है डेसिमल नंबर की। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो फॉर एग्जांपल 1235 और ये आ गया 10, तो बेस 10, तो ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। और अब मैं आपको तीसरी टाइप की बताता हूं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ
इसमें 8 डिजिट्स होते हैं, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज बेस 8 सिस्टम। इसको हम बेस 8 सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल 132 बेस 8, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जो 8 है, 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट्स बेस ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑलराइट, उसके बाद फोर्थ टाइप होती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल इसमें क्या होता है, इसमें 16 यूनिट डिजिट नंबर्स, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिट डिजिट यूनिक, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिक 16 यूनिट डिजिट अवेलेबल इन द सिस्टम। ठीक है, जैसे कि, और इसको हम क्या बोलते हैं, 16 डिजिट यूनिट सिस्टम बोलते हैं। आप देखो यहां से लेकर इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9 होता है, और उसके बाद होती है ए से लेकर एफ तक, ए टू एफ। तो इसमें हमारे 16 होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया ना। उसके बाद आ गया A B C D E। नाउ ये 10 11 12 13 14 15 16, तो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं हेक्स बोलते हैं हम इसको, या फिर इसको हम बोलते हैं 16 बेस नंबर सिस्टम। तो 16 क्या करता है, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, एज इट इज आपने बनाना है अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पे एक होता है हमारा डेसिमल, दूसरा होता है हमारा बाइनरी, तीसरा होता है हमारा ऑक्टल, एंड फोर्थ इज हमारा हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 14 और 15। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इन्हीं को हम हाँ ये आ गया। अब 0 को हम बाइनरी की फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं, 0 0 0। ऑक्टल की फॉर्म में हम 0 लिखते हैं, और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में भी हम इसको 0 लिखते हैं। अब 1 को हम कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 0 1 0 1 0। 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 0 0 1 1। 4 को हम कैसे लिखते हैं, 0 0 1 1, तो 4 को हम लिखते हैं 0 1 0 0। 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं 0 1 0 1। 6 को हम कैसे लिखते हैं, 0 110। ओके,
और फिर 7 को हम लिखते हैं किसकी फॉर्म में, 7 को हम लिखते हैं 0 1 1 ठीक है, 7 आ गया। फिर 8 को हम लिखते हैं 1 2 3 3 टाइम्स 0। 9 को हम लिखते हैं 1 0 0 1। 10 को हम लिखते हैं 9 आ गया ये, 8 आ गया ये, 7 आ गया ये, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ऊपर नीचे। उसके बाद 10 आ गया ये, और लाइक वाइज फिर आपने नीचे चलते जाना है, ठीक है। अब हम इसको ऑक्टल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो 1 को हम 0 0 1 इसमें लिखते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं सिंपल 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 लाइक वाइज ऐसे 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 चलता जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, लगभग 9 तक, ठीक है। 9 के बाद आ गया आपका A B C D E और F, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको फाइनली कन्वर्जन सिखाता हूँ। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन बहुत इजी है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन पे ध्यान दीजिएगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम जो नंबर लेते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, मैं क्वेश्चन को ही ले लेता हूँ 23। तो 23 को मैंने 23 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं सीधा, ठीक है। तो 2 से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ, 11 2s are 22, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है। लाइकवाइज मैं फिर से 2 लेता हूं तो 5 2s are 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 2s are 4 आ गया, ठीक है, 4 रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो 2 1s are 2, 2 2 1s are 2 कितना हो गया, बचा मेरे पास 0। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि 23 को मैंने 23 को मैंने बाइनरी की फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 23 को मैं कैसे लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो अब देखो बाइनरी की फॉर्म में अब मेरे पास आ गया ना, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला होता है दोस्तों ये वाला नंबर, इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, ठीक है, इसको हम बोलते हैं MSB। तो अब देखो हमने कैसे लिख लिया इसको, लेकिन हमने नीचे की तरफ चलना है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर की तरफ 0 1 1 1, तो ये आ गया बेस। तो देयरफॉर ऑप्शन क्या है मेरे पास 0 1 1 1, ये आ गया मेरे पास आंसर यहाँ पे 23 को 0 1 1 1 0 1 1 1 आ गया मेरा आंसर, ये आ गया 0 1 1 1 मेरा आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन वन ऑफ द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं आपको जनरेशंस का थोड़ा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते थे कंप्यूटर में पहले, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जेन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट जनरेशन आई थी आपकी कंप्यूटर की, वो आप जानते हैं कि 1940 से लेकर 1950 के बीच में थी पहली जनरेशन। और इसमें क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। मैं दूसरा वाला पेज यूज करता हूं। जनरेशन फर्स्ट में क्या यूज किया जाता था, फर्स्ट जन में वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स का क्या काम था, ठीक है, जो सिग्नल्स को असल में एम्पलीफाई करती थी और स्विच करती थी
सिग्नल्स को। तो इनको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जनरेशन जो थी, सेकंड जनरेशन में क्या आया था आपका 1950 से लेकर 1960s के बीच में, तो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स, असल में ट्रांजिस्टर का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा था, ठीक है, और उनकी ग्रेटर एफिशिएंसी थी, इसलिए उनकी जगह उनको रिप्लेस किया गया था। उसके बाद थर्ड जेन क्या थी, 1960 से लेकर 1970 के बीच में, ठीक है। और फिर इन वैक्यूम ट्यूब्स, इन ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया था किससे, इंटीग्रेटेड सर्किट से, इंटीग्रेटेड आईसीज से, ठीक है। तो असल में ये जो आईसी थी दोस्तों, इसमें हमें क्या किया था कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को एक ही इंटीग्रेटेड चिप पे जो है वो डिनोट किया गया, एक ही इंटीग्रेटेड चिप पे डाल दिया गया था, ठीक है, तो उसकी कंप्यूटेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया था, फोर्थ जनरेशन में ऐसा किया गया था कि 1970 से लेकर 1970 से लेकर अभी तक प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है, इसमें क्या था कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को फिर किसने, माइक्रो प्रोसेसर्स ने रिप्लेस कर दिया था। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स ने फंक्शंस, बहुत सारी आईसीज की जो फंक्शंस थी, बहुत सारी आईसीज की जो फंक्शन थी उनको कंबाइन किया, ठीक है, उनको कंबाइन किया। तो पीसीज की डेवलपमेंट के लिए उनको कंबाइन किया और उससे जो है वो फर्दर उसे रिफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बोलता है फिफ्थ जनरेशन है आपकी, जो अभी की प्रेजेंट की चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड योर फिफ्थ जनरेशन, ओके। तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है। सो इसमें क्या है कि हमारी फिफ्थ जनरेशन में एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क्स है, बाकी बाकी चीजें हैं, तो ये इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, ये इतना ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं, और मैं आपको इसको डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बोलता है कि प्रोसेस कंटेन्स फंक्शंस पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन पैरामीटर, उसके बाद रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक। तो ये स्टैक के अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपका क्या होता है कि पैरामीटर्स, जैसे कि आपका रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल आते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। तो आपको पता है QWERTY ये है आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, ए मॉडेम कैन बी कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड व्हाट। देखो यार, मॉडेम का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब ये क्या है कि ये डिवाइस से कनेक्ट करती है, ये हमारे कन्वर्ट करती है बेसिकली। ये मॉड्यूलेटर जो है वो क्या करता है, हमारे डाटा को कन्वर्ट्स, डेटा जो आपका डिजिटल होता है, डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल, और फिर उसको हम फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल एंड दैट कैन बी, उसको इस तरह का बना देता है कि जिस उसको आप टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट करा सकते हैं, टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मतलब डाटा को आप ट्रांसमिट कराते हो टेलीफोनिक लाइंस के जरिए से, ठीक है। इट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर डिस्टेंसेस, लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंटर। बाय प्रिंटर आपको पता है कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें आउटपुट देती है, जैसे
पेजेस हम निकालते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स तो आपको पता है कि भाई स्मॉल स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू में, जिसमें जो हमें यूज होता है क्विक डेटा के लिए। किसके लिए यूज होता है? क्विक डेटा के लिए और प्रोसेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अब हम आपको एक और चीज बताते हैं। नेक्स्ट है आपका अब क्वेश्चन नंबर 106। बोलता है पेज ओरिएंटेशन पावर पॉइंट में कितनी होती है? तो भाई जो पेज ओरिएंटेशन पावर पॉइंट में होती है वो दो ही होती है। एक होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप की ओरिएंटेशन कितनी होती है? लैंडस्केप की ओरिएंटेशन होती है 11 इंटू 8.5 इंच, ठीक है, और 11.69 इंटू 8.27 इंचीज होती है, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपका इसको हम क्या बोलते हैं, 4:3 रेशो होता है इसका, या फिर हम इसको 16:9 रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम A4 साइज भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा A4 साइज भी होता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमारे सिंगल रिसोर्स इंस्टेंसेस साइकिल ऑफ द ग्राफ इंडिकेट। तो साइकिल ऑफ द ग्राफ इंडिकेट क्या होता है? तो वो हमारा डेफिनेटली डेडलॉक कहलाता है, ठीक है। तो डेडलॉक क्या चीज होती है? डेडलॉक का मैं एक बार आपको बता देता हूँ। डेडलॉक तब होता है जब सेट ऑफ प्रोसेसेस जो कंप्यूटर के होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो वेट हो जाते हैं, ठीक है, हेल्ड बाय अनदर फॉर अ डेडलॉक टू हैपन। तो कोई भी डेडलॉक मतलब कुछ भी ऐसा सिचुएशन, जब भी कंप्यूटर में एक ऐसा सिचुएशन है आए कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई चीज प्रोसेस नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। पावर पॉइंट कैन बी सेव्ड इन, देखो यार पाइथन ये एक लैंग्वेज है, इसका नहीं है, बाकी ये इसके तीन के तीन सारे ऑप्शंस जो है वो राइट है। तो इसको हम पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं पावर पॉइंट को, पीपीटी में भी कर सकते हैं, पीपीएस वही पावर प्रेजेंटेशन .jpg, ठीक है, MP4 वीडियो में भी इसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का कंप्यूटर का सेक्शन, और उम्मीद करता हूँ आपने इस सेक्शन को बहुत दिनों के बाद एंजॉय किया होगा। तो लाइकवाइज मैं होप करूंगा आपसे कि आपको ये सेशन पसंद करेंगे, और आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हमारे इन सेशंस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। खुदा हाफिज।